याद है दोस्तों वाला वो गोवा का ट्रिप प्लानिंग जो पिछले 3 साल से बन रहा है, लेकिन एवरी टाइम कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से कैंसिल हो जा रहा है। उनमें से मोस्ट ऑफ केसेस में यही रीजंस होते हैं कि भाई बजट ही नहीं है या तो फिर घर वाले मना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम सबका यही सीन है, हम बोलते तो है कि अगली बार पक्का चलेंगे, लेकिन वो अगली बार कभी आता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, हमारी जिंदगी भी इसी अगली बार के चक्कर में निकल गई तो हम अमीर बनना चाहते हैं, हम पेरेंट्स को दुनिया भर में घुमाना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन बजट वहां भी आगे आके खड़े हो जाता है। एंड हमारी जिंदगी में हम डिसाइड करते हैं कि भाई मेरी जब सैलरी बढ़ेगी ना तब मैं इन्वेस्ट स्टार्ट करूंगा, मेरा जब बोनस आएगा ना तब मैं प्लानिंग करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट इसीलिए कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है एंड उनके पास एक ऐसी वेल्थ मशीन है, या फिर ये कह लो कि एक ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग है जो उनको ये बजट एंड परमिशन से ऊपर ले जाता है। आज की पॉकेट फाइनेंस की इस वीडियो में हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि कैसे अपनी इनकम का 15 to 20% हिस्सा यूज करके आप अपना बजट सेट कर सकते हो एंड घर वालों को भी प्राउड फील करवा सकते हो। एंड हम इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के थ्रू आप इन्वेस्ट करके एक अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप भी उस कैंसर होती हुई लाइफ से परेशान हो चुके हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए। एंड अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो एंड जिसे नई नई चीजें देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए। एंड अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूब कंज्यूमर हो जिसे नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है तो भैया ये वीडियो तो आपके लिए है ही। तो चलिए उस कैंसर होती हुई लाइफ की कंफर्म टिकट बुक करते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटू सा काम करना पड़ेगा। नीचे जो सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। कर दिया? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हम इन्वेस्ट करें तो करें कितना, एंड उस इन्वेस्टमेंट के लिए हम सेविंग कैसे करें वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए फाइनेंस का एक सिंपल रूल है, उसे कहते हैं 50-30-20 का रूल। 50-30-20 रूल्स क्या कहता है, आइए एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीस है, तो उस मंथली इनकम का 50-30-20 रूल्स अगर हम लगाए तो उसमें पहला है 50। तो 50% कहता है यानी कि आपकी इनकम का 50% आपकी नीड्स में खर्च होना चाहिए। आपकी नीड्स में क्या आ गया? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान में जैसे कि आपका रेंट हो गया, अगर आप रेंट पे रहते हो, अगर रेंट पे नहीं रहते हो तो लोन्स का EMI हो गया, वो सब आप खर्च करते हो। ग्रोसरी का सामान वगैरह, पेट्रोल एंड डीजल वगैरह का जो भी आता है वो इस 50% में यानी कि आपका इनकम का 50,000 इन सब बाबत में खर्च होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं 30 यानी कि आपकी इनकम का 30% यानी कि 30,000 आपकी वॉन्ट्स में खर्च होना चाहिए, यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। यानी कि मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है, आप मंथ में पार्टी करने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं, तो उन सब का जो भी खर्च है वो हम इस 30,000 में से पूरे करेंगे। देन बाकी बचा 20% यानी कि 20,000, तो आपकी इनकम का जो 20,000 है वो हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी दोस्तों ये हमें पता चल गया कि अपनी इनकम का 20% यानी कि अगर हमारे केस में देखें तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 हमें इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो अभी हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ भाई? तो बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। या तो फिर आप FD में डाल दो, रियल एस्टेट में डाल दो, शेयर मार्केट में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, गोल्ड ले लो, काफी सारे ऑप्शन है। लेकिन सबके अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अगर हम FD की बात करें तो आपको बैंक FD में आई थिंक 5 to 6% का रिटर्न देगी, एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मेरे हिसाब से शायद 6.5% तक का रिटर्न हो सकता है। एंड वहां पे आपकी जो महंगाई का दर है वो 4 to 5% से एवरी ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप एक रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें लिक्विडिटी नहीं है। अगर हम शेयर मार्केट्स की बात करें तो वहां पे अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है, बराबर। तो आज हम जो बात करने वाला है ना, वो बात करने वाला है म्यूचुअल फंड की।
अभी ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो इसको ना हम वो अपने पुराने वाले गोवा वाले प्लान से समझते हैं। अभी क्या हुआ, मान लो कि गोवा का जो ट्रिप आपने प्लान किया था वो मतलब सबसे परमिशन मिल गई, आपका बजट भी है, घर वालों ने भी हाँ बोल दिया कि भैया तू जा, ऐश करके आ, मजा करके आ। तो आपने क्या किया कि गोवा में हमें कहाँ कहाँ जाना है, फ्लाइट बुक करके जाना है या फिर ट्रेन के जरिए जाना है, वो सब हम अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे जाना है, कौन सी होटल्स में रुकना है, वो सब। लेकिन कोई टाइम आने के बाद क्या होता है कि हमें वहां जाके काफी बार क्या होता है कि पता नहीं चलता कि कहाँ अच्छा घूमने लायक है, कौन सा अच्छा होटल है। तो वो सब अगर हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि अपना पैसा लेंगे एंड जो टूर ऑर्गेनाइजर है, टूर प्लानर जो कहते हैं, उसको हम दे देंगे कि भैया ये लो पैसा एंड हमारे लिए तुम गोवा का प्लान बुक करके दो, जिसमें अच्छा होटल होना चाहिए, अच्छी फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, अच्छे घूमने लायक प्लेसेस होने चाहिए, वो सब होने चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजर को आप क्यों देते हैं? क्योंकि उसके पास एक एक्सपर्टीज थी, आपको वो रिसर्च करना नहीं आता, वो सब है। तो वैसे ही ये म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं, आप और बाकी काफी सारे लोग अपने कुछ पैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं एंड म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है कि जो वो पूल ऑफ फंड जो इकट्ठा हुआ है उसको लेके वो मार्केट में अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग एसेट्स क्लासेस में इन्वेस्ट करता है एंड वहां से जो वेल्थ क्रिएट होगी, वहां से जो रिटर्न बनेगा वो अपना कुछ परसेंटेज काट के वो हमें देगा। तो ये पूरा फंडा है म्यूचुअल फंड का। तो मान लो कि आपका गोवा का प्लान सक्सेसफुल हो गया, आपने टूर ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आप गोवा मस्त है घूम के आए एंड घर आके आपने सोचा कि इस साल तो मैं गोवा गया था, अभी नेक्स्ट टाइम ना मैं लेह लद्दाख जाऊंगा या फिर मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा, मनाली जाऊंगा, नॉर्थ साइड कहीं अच्छे से घूमने के लिए जाऊंगा। तो उसके लिए आपका टूर का जो ऑर्गेनाइजर था वो अलग रहेगा ना। तो उसी तरीके से आपके जिंदगी के जो गोल्स है ना, उसके हिसाब से मार्केट में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है एंड उसके अलग अलग टाइप्स एंड कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हम उसके टाइप्स एंड कैटेगरीज डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से टाइप्स है म्यूचुअल फंड के। तो उसमें से एक टाइप्स हो गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा हो गया है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा हो गया कि लिक्विड फंड्स, वो सब अलग अलग एंड हाइब्रिड फंड्स भी एक रहता है। तो वो सब अलग अलग म्यूचुअल फंड के टाइप्स है। अभी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी असेट अलोकेशन फंड। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट टाइप्स म्यूचुअल फंड में रहता है। अभी हमें एक क्वेश्चन होगा कि भैया मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में ही, मुझे बताओ कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। तो हमने क्या किया है कि अभी आपके स्क्रीन पे एक टेबल आता है, तो उसमें हमने क्या किया है कि आपकी एज एंड रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड का वो टेबल बनाया हुआ है, जहां पे आप अपनी एज एंड रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड एंड उसके अलग अलग कंपनीज के फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें से हम सबसे पहले देखें ना, तो अगर मान लो कि आपकी एज 23 से 30 के बीच में है, इस एज में क्या होता है कि कोई लोग की शादी हो चुकी होती है, कोई की बाकी होती है। मीन्स 25 to 30 के बीच में अगर आप है या फिर 23 से 30 के बीच में है, मीन्स आप एक अच्छी वाली जॉब कर रहे होते हैं एंड कुछ अच्छा कमा रहे होते हैं, तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी हाई रहती है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि अलग अलग कंपनीज के जो AUM होते हैं, यानी कि वो कंपनी कितना पैसा मैनेज कर रही है, वो कंपनी कितने साल से मार्केट में है, यानी कि वो फंड वो कितने साल से मार्केट में है, वो कितना % रिटर्न दे चुकी है पास्ट ईयर में, वो उसके हिसाब से हमने ये सब फंड्स इधर लिखे हुए हैं। तो उसमें अगर आपकी एज 23 से 30 के बीच में है, जहां पे आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत हाई है, तो आपके लिए ये इंडेक्स फंड, जो मैं लार्ज कैप फंड बोल रहा था ना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलग कैटेगरी से, तो उसमें से ये अलग अलग कंपनीज के फंड्स है। इसमें से ICICI निफ्टी इंडेक्स जो 2010 से मार्केट में है एंड लॉन्ग टर्म उसने
15 से 20 सालों में, 10 से 15 सालों में उसने 12 to 13% का रिटर्न दिया है। एंड उसका AUM है 15,000 से 40,000 करोड़ के बीच में उसका AUM है। एंड उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.2 से 0.4% के बीच का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड सेल करेंगे ना मार्केट में, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको आपके जो पैसे है ना, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एंड आपको रिटर्न मिला 12% का, तो 12% मतलब 12,000 का आपका रिटर्न हुआ। तो जो 12,000 में से कंपनी 0.4% अपना कमीशन काट के बाकी के जो पैसे रहते हैं ना वो आपको वापस देती है। तो इसमें क्या रहता है कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम रहता है उतना अच्छा है। यहाँ पे ICICI निफ्टी इंडेक्स का एक्सपेंस रेशियो 0.2 to 0.4% है। एंड दूसरे भी काफी सारे कैटेगरीज है, आप फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हो। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स एक है, वो 2013 से है एंड उसका AUM भी 1.3 लाख करोड़ का AUM है एंड पिछले 12 साल से वो मार्केट में है एंड वो 16 to 80%, 18% तक का रिटर्न आपको कमा के दिया है लास्ट 12 साल 15 साल में। एंड उसका भी एक्सपेंस रेशियो है 0.6%। एंड मिड कैप है उसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी, वो भी एक फंड है। एंड अगर आप स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल कैप में क्या होता है कि आप अपना फंड मार्केट में, मींस फंड मैनेजर आपका फंड मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां पे रिस्क भी ज्यादा है एंड रिवॉर्ड्स भी ज्यादा है। मार्केट गिरा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर सकता है। इसमें मैंने इधर ऑप्शनल इसलिए लिखा है कि आपकी अगर आप एक बिगिनर हो तो स्मॉल कैप में अगर आपका पैसा थोड़ा सा कोई इन बिटवीन अगर डूब गया तो मेंटली आपको ऐसा होगा कि मैं म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल लूं, लेकिन आप ऐसा ना करो। इसीलिए मैंने इधर ऑप्शनल लिखा है ताकि आपको 23 से 30 के बीच में एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हो जाए कि आपने एक आध दो साइकिल भी मार्केट में देख लिया है, तो फिर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अगर किसी की एज 30 to 40 के बीच में है, जहां पे उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी हाई टू मॉडरेट रहती है, जहां पे क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर बंदे की शादी हो चुकी होती है, वो अपने फैमिली का प्लानिंग कर रहा होता है, तो उसके लिए अलग अलग कंपनीज के फंड्स है जहां पे फ्लेक्सी कैप, अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, वो क्या करता है कि मार्केट में जो ग्रोथ देने वाली जो कंपनीज है वहां पे वो सब इन्वेस्ट करता है। जैसे हमने देखा 1.4 लाख करोड़ का उसका AUM है। देन एक मिड कैप का भी एक आता है जहां पे HDFC मिड कैप एंड एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी एक यहाँ पे फंड एक अच्छा है जिसका AUM है 60,000 करोड़ का। एंड एक स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका भी AUM है 36,000 करोड़ का एंड वो 17 से 18% तक का। मैंने बोला था ना कि भाई स्मॉल कैप है वो थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन वही कि भाई वो गिरा तो गिर भी सकता है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की वो सिचुएशन है। तो यहाँ पे 17 to 80% ये स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप दे सकता है। देन अगर हम बात करें 40 to 50 एज के पीपल्स की, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके बच्चे भी है एंड वो बच्चे अभी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, 9th 10th 12th में आ रहे हैं एंड उसको अगर म्यूचुअल फंड करना है तो सेम पराग पारिक। एंड इधर एक हाइब्रिड एक म्यूचुअल फंड HDFC बैलेंस एडवांटेज। हाइब्रिड फंड क्या करता है कि आपका पैसा कुछ परसेंटेज इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, कुछ परसेंटेज डेट में इन्वेस्ट करता है एंड कुछ परसेंटेज ऐसे बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो ये सब हाइब्रिड फंड मीन्स जहां पे आपका पोर्टफोलियो गिरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है ऐसा। उसका भी AUM है 1.08 लाख करोड़ एंड वो भी रिटर्न दे रहा है 14 to 15% का। एंड आप ICICI ब्लू चिप फंड्स भी ले सकते हो। लार्ज कैप में अगर हम करें तो उसका AUM है 78,000 करोड़ का एंड वो भी 13 to 14% के बीच में रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आपकी एज 50 to 60 के बीच में है, जहां पे HDFC बैलेंस फंड जो मैंने बोला था हाइब्रिड फंड है, वो 10 to 14% का आपको रिटर्न दे सकता है। लार्ज कैप ICICI ब्लू चिप, अगेन मल्टी एसेट का ये जो फंड है ICICI मल्टी एसेट फंड्स, वहां पे क्या होता है कि आपका जो पैसा रहता है वो मल्टीपल असेट्स में इन्वेस्ट होता है। कुछ इक्विटी में होता है, कुछ डेट में होता है, कुछ गोल्ड सिल्वर में होता है, कुछ अलग कमोडिटीज वगैरह में होता है। तो अगर इक्विटीज में पैसा गिर गया तो गोल्ड में बढ़ जाएगा। अभी हमारे साथ अभी हुआ ही था ना कि भाई मार्केट गिर रहा था लेकिन गोल्ड सिल्वर भाग रहे थे। अभी उल्टा हो गया कि भाई
गोल्ड सिल्वर कम हो गया तो मार्केट थोड़ा बढ़ने लगा, तो उसके हिसाब से रहता है, जिस कैटेगरीज में अच्छा रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से वो करते हैं। देन लास्ट में हो गया 60+ का, जहां पे रिस्क लेने की कैपेसिटी लो है, एंड वहां पे एक SWP का भी एक सिस्टम रहता है कि आप क्या कर सकते हो कि सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान, आप अगर रिटायरमेंट के बाद हो तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो सिस्टमेटिकली रीते आप बाहर निकाल सकते हो। मान लो कि आपको पर मंथ 50,000 की जरूरत है तो आप SWP से वो 50,000 निकाल सकते हो, जहां पे बेस्ट जो फंड है वो ICICI मल्टी असेट फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज एंड ICICI इक्विटी सेविंग्स फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, तो उसमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें क्या रहता है कि आप एवरी ईयर अपनी SIP स्टेप अप करो 10% से, यानी कि एवरी ईयर आप 10% से अपनी SIP बढ़ाएंगे तो वो एक वेल्थ क्रिएट करने में ज्यादा आसानी रहेगी। मान लो आप 2026 में एवरी मंथ 1000 की SIP कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर से आप 10% यानी कि 1100 की SIP स्टार्ट करना चालू करो। तो ये होता है 10% की स्टेप अप SIP प्लानिंग। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, यानी कि म्यूचुअल फंड वो संपूर्ण मार्केट के ऊपर आधारित है, वहां पे रिस्क भी है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस से ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड अगर 15, 20, 25 साल तक अगर आप होल्ड करके चलते हो तो वो वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम 50-30-20 रूल से कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो कौन कौन से फंड्स वगैरह हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमने टेबल्स के जरिए वो भी समझा, हमारी एज एंड रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से हमने वो भी समझा। तो दोस्तों इधर एक डिस्क्लेमर ये भी है कि हमने जो टेबल में डिस्कस किए फंड, उस फंड को कोई मेरी रिकमेंडेशन मत समझना, आप अपना रिसर्च खुद भी कर सकते हो। वैसे तो ये सारे डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, एंड ये सब डेटा उनके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित है। तो आपको मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही दो। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए, अपने उसके एक्सपेंस रेशियो, AUM एंड उनके फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज क्या है वो सबके हिसाब से आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।